एमसीक्यू डिटर्मिनेंट के करेंगे हम, सारणिक के, प्योर सारणिक के आधार पर। फिर इसके बाद के जो एमसीक्यू हो गए, अभी इसमें 40 एमसीक्यू है, और इसके बाद के जो एमसीक्यू हो गए वो प्रतिलोम के आधार पर हो गए, इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स के आधार पर हो गए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रखा है, मतलब ऐसा एकदम न तो लो रखा है न तो बहुत ज्यादा हाई रखा है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो सामान्य कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के यहाँ पर एमसीक्यू है। इस लेवल के एमसीक्यू आपसे बनना ही बनना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हम लेवल बढ़ाएंगे भी, इसके बाद लेवल भी बढ़ाएंगे, लेकिन ये एक सामान्य लेवल का है। हम ये बोल सकते हैं कि जो एनडीए बोर्ड और ये बोल सकते हैं हम सीयूईटी है ना, सीयूईटी, इस लेवल के एमसीक्यू रखे हैं मैंने, ठीक है। आईआईटी के लेवल के नहीं है इसमें, ठीक, वो भी करेंगे हम, लेकिन पहले इस लेवल के हो जाए हमारे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें सिंपल सी बात है कि 1 1 1 अगर मिल गया ना तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। 1 1 1 अगर है तो सीधी बात 2 जीरो लाने का जुगाड़ करो बस। अगर एक एक है तो 2 जीरो लाने का जुगाड़ करो। कैसे, इसको चेंज करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देता हूं मैं, इसको बदलेंगे और इस रो में से इसको माइनस कर देता हूं, मतलब इस रो को चेंज कर रहा हूं मैं, R1 चेंज टू R1 माइनस R3। अरे ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए हम यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, एमसीक्यू कर रहे हैं ना। और इसमें भी चेंज करना चाह रहा है, R2 में चेंज करना चाह रहा है, और R2 माइनस R3 क्या हो जाएगा देखना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 a माइनस सी और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 1 सी स्क्वायर, इतना आ गया बस। अब a माइनस सी को कॉमन निकालो, इसमें से a माइनस सी कॉमन निकल रहा और दूसरी रो में से b माइनस सी कॉमन निकल रहा, इसमें से a माइनस सी कॉमन निकल रहा, इसमें से b माइनस सी कॉमन निकल रहा, 1 1 1 सी और a प्लस सी और b प्लस सी और सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए माइनस सी ए प्लस सी, ए माइनस सी बाहर निकल गया, ये प्लस सी बच गया। अब इसको और इसको लेते हुए हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी तो है ही अपने पास, बी माइनस सी भी है, और ये 1 है, इसको करेंगे तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, और सी से सी कैंसिल तो बी माइनस ए। देखिए इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी, और इसमें से भी कॉमन निकालेंगे तो सी माइनस ए। डायरेक्ट आंसर इसका बी हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। क्लियर ना। बस इसकी टेक्निक ये याद रखो कि 1 1 1 है तो किसी एक रो को बाकी की रो से माइनस कर दो, इसमें से भी इसको माइनस कर दो, इसमें से भी इसको माइनस कर दो, या तो फिर इसमें से इसको भी माइनस कर दो, इसमें से भी इसको माइनस कर दो, तो 2 जीरो का जुगाड़ करो बस। और 1 1 1 अगर आते हैं तो 2 जीरो लाना बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। चलिए यहां पर भी 1 1 वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस 1 1 अगर दिखे तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। देखिए इसमें से इसको माइनस करूं कि इसमें से इसको माइनस करके यहां लिखूं, तो x का मान निकालना है, मूल है मतलब x के मान निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करो ताकि 2x माइनस 4 आए, और इसमें से भी ऐसा माइनस आए ताकि कैलकुलेशन करने में इजी जाए हमें। देखिए पहली रो को कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं मैं, पहली रो में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें इस रो में से इस रो को माइनस कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं। देखिए 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -6, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -15, ये हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, 2x माइनस 4 और 5x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और क्या किया जा सकता, कुछ अगर कॉमन वगैरह निकालना है तो निकाल सकते, इसमें से ऋण 3 कॉमन निकाल सकता, और इसमें से यार रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही सॉल्व करना चालू कर दो, डायरेक्ट ही हल करना चालू करेंगे। इसको लेंगे तो ये छोड़ देंगे और इसका गुना करेंगे तो ऋण 5 6 30,
30x² माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12 120। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा। 15 15 दूनी 30x, या तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं और माइनस माइनस 15 तो ये प्लस 15 हो जाएगा और 2x माइनस 4। ठीक है, एर इज इक्वल टू 0। माइनस 30x² प्लस 120 प्लस 15 दूनी 30x और 15 चौक 60 बराबर से 0। कितना हो जाएगा, माइनस 30x² और प्लस 30x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस 60 और इज इक्वल टू 0। 30 कॉमन, माइनस 30 कॉमन निकल रहा ना, तो माइनस 30 कॉमन निकल रहा तो x² माइनस x और प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। ये तो 0 के अपन में जाके खत्म हो गया, तो इतना हो गया, ये भी नेगेटिव आ जाएगा ना, ये माइनस है ना। देखिए x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। x कॉमन निकलेगा, इसमें से भी 1 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 1, x प्लस 1 और हमारे पास में बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और 2, माइनस और 2 मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब इस लेवल पर करना पड़ेगा हमें, है ना। 2 0 लाने के बाद में तो हल करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करना, तो इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं इस कॉलम में से, और इस कॉलम में से 5 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये वाला कैलकुलेशन कम हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। इस कॉलम में से 2 को कॉमन निकाल दो, इसमें से 5 को कॉमन निकाल दो, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर x² माइनस 4 बच जाएगा, कैलकुलेशन कम होगा, बाकी काम तो उतना ही है। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट है या कोई ऑपरेशन अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना आप, ठीक है ना, हैंड रेस कर देना, पूछ लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक देखिए, लॉजिक याद रखना, लॉग ए और बेस ए अगर सेम है तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी या भैया मालूम होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी सारी मालूम होना चाहिए। यहां पर चाहे दुनिया की कोई भी संख्या आ जाए, भाई पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं, है ना। ऋणात्मक का लॉग परिभाषित नहीं होता है, यहां पर पॉजिटिव आएगा। ये दोनों अगर एक जैसा रहेगा तो 1 होगा, क्यों क्यों, a की घात b बराबर से अगर x है तो इसको क्या लिखा जाता है, log a x इज इक्वल टू b। कहने का मतलब ये बताइए मुझे कि यहां पर और यहां पर एक जैसा आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर और यहां पर एक जैसा आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखना 10 की घात 1 बराबर से 10 होता है ना, मतलब यहां पर जो भी संख्या रहेगी, भाई इसी को तो ऐसा लिखा जाता है ना लॉग में। भाई क्वेश्चन के बाहर जा रहे हैं हम थोड़ा सा कि ऐसा होता क्यों है। भाई ये इसको क्या लिख सकते हैं लॉग में, लॉग ये जो है ये बेस में जाता है, और जो राइट हैंड साइड का रहता है उसको यहां लिखा जाता है बराबर सी 1। ये तभी संभव है ना जब घात 1 रहेगी, तो ये होता ही है, तो 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए ये 1 हो गया, ध्यान देना इधर, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है ना, सर्वसम है, मतलब इसकी अपेक्षा हर एक अवयव 5 गुना है, तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। या तो ऐसा भी बोल सकते कि ये इस कॉलम में से 5 को कॉमन निकालेंगे तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों कॉलम क्या है, फिर से और एक बार, यहां ई और ई है एक जैसा है इसलिए 1 हो गया, और यहां एक जैसा है इसलिए 1 हो गया, और दोनों कॉलम एक जैसे है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मान लिया जाए 2 स्तंभ या 2 पंक्तियां अगर बराबर है तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सारणिक का मान। ठीक है, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, लॉजिक सोचिए जरा, लॉजिक सोचिए। ये
नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। कहने का मतलब ये कंडीशन क्या बोलना चाहती है समझ लो आप पहले। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब ए माइनस बी या बी माइनस सी या सी माइनस ए इसके बराबर जीरो नहीं होगा, ये बोलना चाहती है। आई ना बात समझ में? कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि ए और बी क्या है, बराबर नहीं है। ये बात याद रखना, ऐसा क्वेश्चन घुमाया जाता है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब बी इधर जाएगा तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। ये ऐसा जब भी दिया जाएगा तो इसके इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है ना। ये देखिए नॉट इक्वल टू, बी इधर गया तो नॉट इक्वल टू ऐसा। चलिए यहां पर हमें एक प्रॉपर्टी समझ में आती, मैं एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। टेक्निक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक का जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो बच्चे गोलमोल हो जाते हैं, क्वेश्चन को भी उलझाया जाता है, ये बात याद रखना। जो मैं अभी टेक्निक बताने वाला हूं, ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक का जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तब क्वेश्चन ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा उलझा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका आंसर बड़ा सिंपल होता है। डिटर्मिनेंट में याद रखना, अगर डायगोनल जीरो है, ठीक है, यहां पर ए है और यहां पर माइनस ए है, यहां बी है और यहां पर माइनस बी है, यहां सी है या माइनस सी है और यहां सी है। कहने का मतलब मेरा ये सीधा सीधा ये है कि डायगोनल जीरो है, ये और ये दोनों क्या है, बराबर लेकिन अलग अलग साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हो सकता है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा अपोजिट। ये और ये दोनों बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह, और ये दोनों विपरीत चिन्ह। इस प्रॉपर्टी को खास करके ध्यान रखना, तो इसका मान शून्य होता है। विषम सम्मित, अगर आपने अवयव पढ़ा है तो विषम सम्मित, डायगोनल जीरो, यहां और यहां बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह, यहां और यहां बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह, यहां और यहां बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह, विषम सम्मित, इसकी सिमेट्रिक बोला जाता है इसको, विषम सम्मित सारणिक तो होता तो सारणिक तो विषम सम्मित नहीं होता है, लेकिन विषम सम्मित अवयव होता है। लेकिन विषम सम्मित जैसा अगर सारणिक दिखे तो इसका मान हमेशा जीरो होता है। यहां पर विषम सम्मित बन सकता है ये, अगर एक्स का मान शून्य शून्य रख दिया जाए, एक्स का मान शून्य शून्य रख दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान संतुष्ट करेगा शून्य को, जीरो को। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो रख दी जाए तो ये सेटिस्फाई होता है। तो डायरेक्ट हमने ऑप्शन से इसको सॉल्व कर दिया। इसके अलावा एक्स की वैल्यू अगर ये भी रखेंगे तो विषम सम्मित नहीं हो रहा, किसी भी कंडीशन पर नहीं हो रहा विषम सम्मित, तो फिर इसका मान शून्य नहीं हो सकता, संतुष्ट ही नहीं कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। चलिए हाँ, ये मुझे एक बात बताओ कि ये कौन जानता है, इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल क्या होता क्या है, इस बात को अच्छे से समझो। 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, W इकाई का घनमूल है, इस बात को याद रखो भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये क्वेश्चन तो अपनी जगह पर रहने दो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं पहले कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ इसका, और जरूरी नहीं कि इसी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में, कोई भी चैप्टर में, हर चैप्टर में आपको घनमूल वाला कॉन्सेप्ट दिखेगा। इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल मतलब एक का घनमूल। देखिए ध्यान देना इधर, एक का घनमूल, एक की घात 1/3 कितना होता है, ये है इकाई का घनमूल, ठीक है ना। हमने मान लिया x बराबर से इतना। अब हम x का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं कि भैया x का मान कितना होगा। तो ध्यान देना, दोनों पक्षों की घात 3 करने पर x की पावर 3 तो बराबर से 1 की घात 3 हो जाएगी। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, दोनों पक्षों की घात 3 करने पर। अगर मैं x की घात 3 ऋण 1 बराबर से 0 करता हूं तो आप समझते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
घनमूल, इकाई का घनमूल का मतलब 1 की घात 1/3, वर्गमूल मतलब 1 की घात 1/2, घनमूल मतलब 1/3। हमने माना कि इसके बराबर से इतना, दोनों पक्षों का घन किया तो इतना आ गया, इसको मैंने इधर लाया तो इतना आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र मालूम है हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी। इस कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लेना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हल्के में मत लेना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। देखना, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ कि इसके भी बराबरी से 0, x माइनस 1 बराबरी से 0 या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसके बराबर से 0 तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, किससे, इससे। और जब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आएगा, तो हल करना पड़ेगा। हल करेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सूत्र विधि से, माइनस बी, ए का भी मान 1 है, बी का भी मान 1 है और सी का भी मान 1 है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करेंगे तो ए का भी मान 1, बी का भी मान 1, सी का भी मान 1। सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसका फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है सूत्र। 2a, a का मतलब कितना होगा, a का मतलब कितना होगा, a का मतलब 1 है, a का मतलब 1 है, ठीक है। कितना आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको मालूम है कि भाई अगर वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या आती है तो वास्तविक मान हमें प्राप्त नहीं होता है। जब वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता तो क्या लिखा जा सकता, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल ऋण 1 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस वर्गमूल 3, इसका मान कितना होता है, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा बोला जाता है, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, सम्मिश्र संख्या पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान क्या होता है, आयोटा होता है। तो वर्गमूल 3 आयोटा हो गया डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में x के 3 मान आ गए। x बराबर से कितना आ गया, 1। x बराबर से कितना आ गया, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और एक x का मान आ गया -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। देखिए, एक प्लस साइन लिया तो एक मान आ गया, एक माइनस साइन लिया तो दूसरा मान आ गया। तो ऐसे कितने मान आ गए, 3 मान आ गए, ठीक है। ऐसे कितने मान आ गए, 3 मान आ गए। मतलब हमारे पास में 3 हल आ गए। अब इन हल को क्या बोला जाता है, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, एक को बोला जाता है ओमेगा और एक को बोला जाता है ओमेगा का स्क्वायर, ऐसा बोला जाता है। ये 1 है इसलिए 1 ही बोलो इसको, ये बोला जाता है ओमेगा और इसको बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं कि माइनस को ही ओमेगा स्क्वायर बोला जाएगा, प्लस को भी आप ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, इनको आपस में बदल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, आप बाद में बढ़िया इसको आराम से नोट कर लेना और इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर और कुछ बातें बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाद में नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है और इसको याद भी रखना है। देखना, मेरे पास में x के मान कितने आ गए, एक आया ओमेगा और एक आ गया ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान 1 आया और
-1/2 प्लस √3/2 आयोटा, है ना। एक ये वाला आया ओमेगा और एक आया -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये मान आए 1 सेकेंड। अगर मैं इसको ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा कहने का मतलब मेरा ये, यदि मैं 1 + ओमेगा स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ, तीनों को जोड़ देता हूँ, तीनों रूट को जोड़ देता हूँ, तो क्या आएगा। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और ऐसा नहीं है कि केवल इसी में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया तो इससे ये कैंसिल हो गया, -1/2 और -1/2 1 हो गया, और 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। कहने का मतलब हमारे पास में आ गया यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। ठीक, फिर से पुनः अगर मैं तीनों का गुना कर दूं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, तो हमारे पास में आ जाएगा ओमेगा क्यूब। तीनों को जोड़ा, तीनों का मैं अगर गुना कर दूं, देखना मैं इधर गुना कर रहा हूं, 1 इंटू इसको -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और -1/2 और माइनस √3/2 आयोटा। 1 का तो गुना करेंगे तो खत्म हो गई बात, ठीक है। a + b, a - b क्या होगा, a² - b², तो -1/2 का स्क्वायर और माइनस √3/2 का आयोटा का स्क्वायर। ध्यान देना, इधर माइनस का वर्ग तो प्लस हो गया, तो 1/4 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपको मालूम है, आयोटा स्क्वायर = -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये कितना हो गया, √3/2, तो √3 का वर्ग कितना हो गया, 3, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। और आपको मालूम है कि भाई 1/4 को और 3/4 को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ओमेगा क्यूब = होता है 1, बस। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब इकाई का घनमूल, बिल्कुल 60 में। अगर 1 की घात 1 से बराबर से 1 की घात 1/3 है तो 1 के क्या मान हो गए, तो 1 के मान हो गए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जब भी आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या इकाई का एक घनमूल, जब भी ऐसा बोला जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो हल होता है ये होता है, पहली बात। दूसरी बात ये मालूम होना चाहिए कि 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। तीसरी बात ये मालूम होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब = 1 होता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बातें मालूम होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2 पेज में मैंने बताया, तो पहले उसको नोट करना, फिर ये सारी बातें नोट करना, और रिमार्क में ये फार्मूले याद रखना, ठीक। चलिए, ठीक, हटा रहा हूँ मैं, बाद में बढ़िया आराम से इसको नोट करना आप। अब इसी आधार पर एक क्वेश्चन है, अच्छा मैं फिर आपको बता दूं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, और -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। कौन सा किसका मान है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, कि इसका मान ये है, इसका मान ये है। किसी का भी मान कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। इसको ये लिख सकते, इसको ये लिख सकते, ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी को ये बोला जाता है, इसी को ये बोला जाता है, बस क्लियर। उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ये मान लो आप। अब इसको हल करना है तो कैसे किया जा सकता है,
हमको भाई ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बस कंसंट्रेट करो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। बस इस पर कंसंट्रेट करो, इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को हल करना चाहिए। बड़ा सिंपल सा मामला दिख रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं C1 को चेंज करता हूँ और C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर करता हूँ तो हमारे पास में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। इसका मान शून्य होता है, इसका भी मान शून्य होता है, इसका भी मान शून्य होता है। और किसी भी कॉलम में या किसी भी पंक्ति में सारे अवयव अगर शून्य हो, किसी एक भी कॉलम या किसी भी एक पंक्ति के समस्त अवयव शून्य है तो इसका मान शून्य होता है। देखिए अब ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम रहने के बाद में कितना इजी था क्वेश्चन, था कि नहीं इजी? बिल्कुल एकदम इजी था, कुछ रखा ही नहीं था इसमें। और कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो फिर तो बहुत बड़ा पहाड़ है ये, क्वेश्चन को देख के ही छोड़ना है फिर उसको। अरे यार ये ओमेगा क्या कहाँ से आ गया भाई, ओमेगा कहाँ से आ गया? या तो आप उसको ओमेगा को अचर मान के हल करते रहेंगे आप और उलझते रहेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा और टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन में गौर से देखिए। पहले तो क्या है, मैंने आपको बताया कि ऑप्शन पर नजर रखिए, ऑप्शन से ही क्लू मिलेगा आपको। हर बार तो आपको ऐसा लग रहा कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जरूर इनमें से कोई नहीं भी लिखा है यहाँ पर। फिर लेकिन आपको ऑप्शन से क्लू मिलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ डिटर्मिनेंट में हो चाहे कोई भी हो, ऑप्शन में क्लू छुपे होते हैं इसके। जरूर हम ऐसा कोई ऑपरेशन लगाएंगे जिसमें ए प्लस बी प्लस सी जरूर गारंटेड मिलने वाला है। ए प्लस बी प्लस सी कैसे मिलेगा उसका जुगाड़ देखो आप बस, कैसे मिल सकता है ए प्लस बी प्लस सी, कैसे मिल सकता है? कोशिश करिए भाई। हमने सारे क्वेश्चन किए और उनमें ये भी क्वेश्चन था। सोचिए अब आप, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने बड़ा सा क्वेश्चन किया था इसको, लेकिन फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। एमसीक्यू में उतना बड़ा थोड़ी करेंगे एक पेज का, क्या किया जाए? क्योंकि एमसीक्यू है ना, डायरेक्ट आपको सोचना है और ऑपरेशन लगाना है। भाई ऐसा दिमाग लगाना है कि किसी तरीके से हमें किसी पंक्ति या स्तंभ में ए प्लस बी प्लस सी मिले ताकि हम कॉमन निकाल दें। थोड़ा सा देखिए ना, गौर करके देखिए जरा आप। अगर मान लिया जाए यहाँ पर माइनस बी माइनस सी है तो यहाँ पर 2b और 2c है, यहाँ माइनस सी माइनस ए है तो यहाँ पर ए और सी है, यहाँ माइनस ए और माइनस बी है तो यहाँ ए और बी है। कितना बढ़िया काम हो गया। मतलब हम यहाँ पर R1 चेंज टू, भाई एमसीक्यू है तो ऑपरेशन ऐसा लिखना नहीं है R1 प्लस R2 प्लस R3, केवल हम समझने के लिए हम कर रहे हैं। तीनों को अगर जोड़ दूं और मैं किसी एक पंक्ति की जगह लिख दूं, क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए। तीनों को जोड़ दूं तो देखिए क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। इनको तीनों को जोड़ दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा ना। ये 2b में से b को घटाएंगे तो प्लस b, और 2c में से c को घटाएंगे तो प्लस c, और ऐसे ही इसमें भी हो रहा, ऐसे ही इसमें भी हो रहा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना भाई। आपने क्या किया, इतना माथा बच्ची, उसमें क्या करेंगे आप, ये भी नहीं लिखेंगे और इतना कैलकुलेशन करने के बाद में ए प्लस बी प्लस सी आ रहा ना यहाँ पर, तो डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ 1 1 1 कर देंगे। बट टाइम बर्बाद थोड़ी करना है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में तो हाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, कॉमन निकाल दिया। देखिए हो गया ना। कम से कम लिखने की जरूरत पड़े, कम समय में अपना काम हो। देखिए 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b और 2c और c माइनस ए माइनस बी। अब देखना यहाँ किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अगर 1 1 1 आ गया तो एक फिक्स स्टेप है, इसकी फिक्स स्टेप है 2 0 करने वाली, फिक्स स्टेप है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, इधर उधर क्या करना है। किसी भी एक को पकड़ो, इसको
इसको इसमें से भी घटा दो और यही लिख दो, और इसको इसमें से भी घटा दो और यही लिख दो, या तो फिर इसको पकड़ो और इसको इसमें से भी घटाओ और यही लिख दो, और इसको इसमें से भी घटाओ और यही लिख दो। देखिए a प्लस बी प्लस सी, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से इसको घटा रहा हूँ और यहीं पर लिख रहा हूँ 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए क्या हो रहा, 2c में से c को घटाएंगे तो c प्लस a प्लस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा कि नहीं, ऐसा। इसमें से भी इसको घटाओ तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी। भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस बी आएगा, तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ऐसा। इसमें से भी इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। कितना बढ़िया काम हो गया, 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। टाइम नहीं लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है डिटरमिनेंट में, होता क्या है, अरे सर वो एकदम से समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, वो एकदम से कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा। आप क्या है कि क्वेश्चन लगाओ, जितने कम से कम मैंने क्वेश्चन बताए ना उतने क्वेश्चन लगाओ आप, हर क्वेश्चन तो बताया मैंने, उसकी प्रैक्टिस करो तो आपके दिमाग में बात आएगी, हाँ ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसा करना है, ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसा करना है, तब MCQ बनेंगे अपने। क्योंकि मैंने फिर बताया कि लेवल मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक रखा है, ऐसे बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन नहीं रखे कि अरे यार ये बराबर आंसर ये इसमें से इसको माइनस किया आंसर ये, ऐसे नहीं। जो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी, सामान्य कंपटीशन IIT की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो वाले को उस लेवल के क्वेश्चन रखे, और IIT के भी क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है, हल्का करो इसको, हल्का। इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकलेगा तो a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि इसमें से भी a प्लस बी कॉमन निकल रहा है। इसमें क्या बचा, 0 0 1 0 माइनस 1 1 और 1 2b, और ये यहाँ पर जो भी आएगा, अरे यहाँ पर ये भी देखना MCQ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आएगा लिखने की जरूरत ही नहीं, क्या कि टाइम बर्बाद करो। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई मैं इस रो को और इस रो को छोड़ूंगा और ऐसा कैलकुलेशन करूंगा, तो क्या के लिखना है यहाँ पर, कुछ जो भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 माइनस और माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बात। जरा एंड्रेस करो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। आरती समझ में आ रहा बेटा, सर a प्लस बी प्लस सी क्यूब कहाँ से आया? ये होल क्यूब देखिए, ये तो पहले से लिखा था ना, यस सर। इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकलेगा और इसमें से भी निकलेगा कॉमन, अच्छा तो एक a वाला हो गया, एक a वाला हो गया, दो पावर हो गई ना, और एक पहले से थी, यस सर। 3 पावर, ठीक है ना, 3 पावर। सृजन समझ में आया, हाँ समझ में आया बेटा, सर समझ में आ रहा है, ये वाली बातें समझ में आ गई आपको। यस सर। हाँ ठीक है, अब बनेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बनेगा अब। हाँ सर बनेगा। हाँ चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, सोचने वाली बात है। क्लू मैंने बताया आपको कि क्लू मिलेगी इधर से ही, 3a प्लस 5b, और ये ऐसा कुछ ना कुछ तो मामला है इसमें। क्या किया जाए, तो आसान बनाओ इसको, हर जगह ये लिखा है, हर जगह b लिखा है, बड़े में से छोटा घटाने की कोशिश करो। इसमें से इसको घटा देता हूँ और इसमें से भी इसको घटा देता हूँ, तो ये का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, पहले को तो जैसे के वैसे लिख रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं, a प्लस 2b और a प्लस 3b। इसमें से इसको घटा दे रहा हूँ तो b बचेगा, और यहाँ पर भी b बचेगा, और यहाँ पर भी b बचेगा। इसमें से इसको घटा देता हूँ तो यहाँ पर 3b, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 3b, और यहाँ पर भी 3b बचेगा। बहुत बढ़िया काम हो गया। आप देखेंगे कि अगर इसमें से 3 को कॉमन निकाल देता हूँ मैं, या 3b को कॉमन निकाल देता हूँ, देखिए 3b को कॉमन निकाल देता हूँ इसमें से, और इसमें से b को भी कॉमन निकाल देता तो b स्क्वायर हो गया। इसमें से b को कॉमन निकाला तो b, और इसमें से 3b को कॉमन निकाल दिया तो 3b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये यहाँ पर तो जो है वो ही है,
यहाँ 1 1 1 1 1 1 0 कहा गया है 0 ना, दो पंक्तियाँ एक जैसी है 0। तो ये स्टेप को तक जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर मैं आपको बता दूं, इसकी अपेक्षा ये 3 गुना है, इसकी अपेक्षा भी 3 गुना है, इसकी अपेक्षा भी 3 गुना है, तो दोनों सर्वसम हो गई पंक्तियां, दोनों सर्वसम हो गए। मतलब इसकी अपेक्षा जितना गुना ये है उतने गुना है, उतने गुना ये भी है, तो सर्वसम है, इसका मान 0 डायरेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। क्या किया जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और हमें यहां पर ये बात समझ में आ रही है कि भैया ए बी सी तो जरूर कॉमन निकलेगा, ए बी सी जरूर कॉमन निकलेगा, क्योंकि हर बार ए बी सी है तो कॉमन तो जरूर निकलेगा। लेकिन यहां पर निकलता हुआ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। क्या किया जा सकता है, सोचिए, जरा सोचिए। मुझे ये समझ में आ रहा कि बी प्लस, जरूरी नहीं है कि मेरे को जो समझ में आ रहा वही आप ही करो, आपको जो समझ में आ रहा वैसा करो, मतलब 0 लाने की कोशिश करो। देखना, मुझे ये समझ में आ रहा कि यहाँ पर b प्लस सी है और यहाँ पर भी b और c है। मैं अगर दोनों पंक्तियों को जोड़ दूँ और इससे घटा दूँ तो कम से कम एक 0 तो मिल जाएगा। भाई 2 0 लाना है, कम से कम एक तो मिले, कुछ तो मिले। चलिए, R1 चेस टू R1 माइनस R2 प्लस R3। देखिए, ये ऑपरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती जब एमसीक्यू करते हैं, हम केवल समझने के लिए कर रहे हैं। ये तो 0 हो गया। इसको और इसको जोड़ेंगे और इससे घटाएंगे तो देखिए ए से ए कैंसिल, -2c। इसको और इसको जोड़ेंगे और इससे घटाएंगे तो ए से ए कैंसिल, -2b। हाँ, और यहाँ पर b बचा, यहाँ पर c प्लस a बचा, यहाँ पर b बचा और यहाँ पर c a प्लस b। क्या किया जाए, कुछ हो रहा हो तो करो, नहीं हो रहा तो छोड़ो, डायरेक्ट हल कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एमसीक्यू है ना, 2 0 लाना अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा तो उसके पीछे मत पड़ो एकदम। ठीक है, आप चाहो तो -2 को बाहर निकाल दो। ये -2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, -2 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा तो करो, नहीं आ रहा तो छोड़ो। ठीक है, क्या किया जा सकता है, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 0 हो नहीं रहा, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो छोड़ो, डायरेक्ट हल कर देता हूँ। -2 क्योंकि उतना बड़ा नहीं है ना, इस पंक्ति के तहत कर रहा हूँ मैं, इस पंक्ति के तहत। 0 के लिए तो लेना ही नहीं है, ये सी के लिए लेंगे हम, सी के लिए -c। ये बीच वाले में माइनस लिया जाता, यहाँ के लिए प्लस लिया जाता। ये 0 इसलिए छोड़ ही देना हमने सी के लिए। ऐसा छोड़ेंगे, ऐसा छोड़ेंगे, ऐसा छोड़ेंगे, ऐसा छोड़ेंगे, इसका इसमें गुना करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ऐसा, इसका गुना किया -BC। ठीक, अब इसको प्लस b, इसको लेंगे, इसको लेंगे तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा BC। ऐसा गुना करेंगे -C² माइनस CA, बस -2। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करके तो -ABC। ठीक है, और -B²C, माइनस माइनस प्लस BC², प्लस B²C माइनस BC² माइनस ABC। B²C से B²C कैंसिल, BC² से BC² कैंसिल, -2ABC, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4ABC है। देखिए, क्लू जरूर मिल रहे थे हमें, ABC कॉमन निकालने वाले क्लू मिल रहे थे, लेकिन कॉमन निकालने में माथापच्ची बहुत दिख रही थी हमें, कॉमन निकालने में दिक्कत जा रही थी। तो जरूरी नहीं कि उसी के पीछे पड़ जाओ एकदम, अरे नहीं ABC है तो ABC तो मैं कॉमन निकाल के ही रहूँगा, निकल भी जाएगा, लेकिन और माथापच्ची करना पड़ेगा इसमें, और माथापच्ची करना पड़ेगा कि भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे, हाँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और कुछ कुछ करेंगे, देखेंगे फिर, ऐसा तो ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट सिंप्लीफाई इसको कर दिया। ठीक है, क्या किया जाए, इसके मूल है, इसके मूल है, क्या मूल हो गए? हाँ बोलिए भाई आदर्श। हेलो सर। हाँ
सर थोड़ा बैक कीजिए। हाँ सर बोल रहे हैं यहाँ पे सर -2 इंटू -c सर, तो वहाँ से थोड़ा समझा दीजिएगा। यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट हल करते आता है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हल करने का तरीका तो मालूम हो पहले। ये लिया पहले, अब कोई भी पंक्ति को ले सकते, देखना पहले यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कार्नर पर सारे प्लस होते हैं और बीच में प्लस होता है, बाकी के माइनस होते हैं। अगर मैं इसके तहत ले रहा हूँ तो ये हो गया, पहले इसके लिए हल करेंगे, ये गुणित इसको छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, ऐसा गुना किया जाता है, ई आई माइनस एच एफ, ऐसा होता है, माइनस बी। ये बीच में यहाँ वाले अवयव को जब भी लेंगे तो माइनस लिया जाता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है। हाँ देखना, इसको छोड़ देंगे, बी लिया ना हमने, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो डी आई माइनस जी एफ, फिर प्लस सी, इसको लिया तो इसको लिया, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, पहले ऐसा मल्टीप्लिकेशन डी एच माइनस जी। अब आ गई क्या बात समझ में आदर्श? जी सर। अब आ गई ना समझ में? जी सर। तो ये बेसिक रूल है ना, ये बेसिक रूल है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी के तहत करो। देखना फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही करो। देखना, अगर हमें ऐसा लगता है कि मैं इसके थ्रू करता हूँ इसको, देखना आप ध्यान देना, इधर यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस डी, इसको छोड़ दिया, इसको लिया ना, इसलिए इसकी पंक्ति, इसके स्तंभ को भी छोड़ना है, पंक्ति को भी छोड़ना है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो आपके पास ये 4 बचे ना। पहले ऐसा गुना करो, बी आई माइनस एच सी हो गया। अब ये क्या होता है, प्लस होता है, देखिए प्लस है, प्लस ई, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ए आई माइनस जी सी, एफ को माइनस एफ, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ए एच माइनस जी बी। अब आ गई बात सारी समझ में? जी सर। अब देखो क्या होता है, देखिए क्या होता है, मान लिया जाए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। अब मैं ये बार बार यूज़ करता हूँ, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, और इस 0 के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो हम टाइम बर्बाद क्यों करें, टाइम बर्बाद क्यों करें, केवल इसी के लिए हल करना है आपको, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बस इतना ही तो हल करना है आपको। तो इसीलिए 2 0 लाने की कोशिश की जाती है, ताकि इतना सा हल करना पड़े, 3 भाग नहीं करना पड़े। यही कारण होता है 2 0 लाने का, ठीक है ना, है ना, कोशिश करना चाहिए कि 2 0 आ जाए। कहीं डाउट? हाँ ठीक है, ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। देखना इसके मूल क्या है, मतलब x के मान क्या है। सिंपल सी बात है कि यहां पर विकर्ण में देखिए तो कितने x है, 3 x है, यानी कि x की घात कितनी होगी, 3 होगी अधिकतम, मतलब जो इसका समीकरण बनेगा x की घात 3 वाला समीकरण बनेगा। यानी कि कितने मूल हो गए, अधिकतम 3 मूल हो गए। इसका मतलब ये तो कैंसिल ही है भैया, 4 मूल तो हो ही नहीं सकते, अधिकतम 3 हो गए। जरूरी नहीं कि 3 ही हो गए, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर रिपीट है तो रिपीटेशन वाले भी दिए हुए हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, या तो फिर ये होगा, दोनों में से कोई होगा। यहीं पर हमने आधा तो 50-50 तो कर ही दिया है। यहाँ पर ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अधिकतम x की घात 3 ही आएगी, तो 4 मूल तो हो ही नहीं सकते। जब यहाँ रिपीटेशन वाली भी बात की है तो ये वाला भी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि 2 मूल थोड़ी हो गए, 3 तो हो गए ही हो गए। ठीक है, चलिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी कर लिया। अब ध्यान देना, इधर लॉजिक देखिए कि भाई कभी भी कोशिश करो कि क्या तीनों पंक्तियों को या तीनों स्तंभों को जोड़ दिया जाए तो एक जैसी संख्या आ रही, क्या ऐसी आ रही, तो आंख बंद करके वही काम करो बिल्कुल, ज़्यादा फिर इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन निकालने वाले, देखना मैं अगर इसको, इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को जोड़ देता हूँ तो x + 3 x + 3 x + 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं।
और उनको कॉमन निकाला जा सकता, तो फिर 1 1 1 आ जाएगा। हमारा टारगेट होना चाहिए 1 1 1 आ जाए किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में। तो आप चाहे पंक्तियों को जोड़ो चाहे स्तंभ को जोड़ो, x + 3 आ ही रहा। इसको जोड़ दिया और इसको यहां पर लिख दिया, और यहां पर 1 1 1 + x 1 1 1 + x और = 0। इतनी बात समझ में आ गई। इसको तीनों को जोड़ दिया और इसके जगह लिख दिया। या तो ऐसा भी कर सकते, जरूरी नहीं मैंने किया ऐसे ही। x + 3 को कॉमन निकाल देंगे। MCQ है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब किसी भी एक पंक्ति में, अरे पंक्ति में भी आ गया, स्तंभ में भी आ गया भैया, स्तंभ में भी 1 1 आ गया, इसमें भी आ गया। अब जो लगाना है वो लगा लो। मैं क्या करता हूं, 2 0 बनाने का जुगाड़ करता हूं। इसमें से इसको घटा देता हूं, देखना। या तो फिर इसमें से इसको भी घटा दो, इसमें से इसको भी घटा दो, जैसा करना है वैसा करो। इसमें से इसको घटा देता हूं और यहां लिख देता हूं 0 0, और इसमें से इसको घटाया तो x। इसमें से भी इसको घटा देता हूं 0 x और 0। बस देखिए ना, 2 0 आ गए ना इस पंक्ति में, 2 0 आ गए, तो जिस पंक्ति में 2 0 है उसी के तहत लो। अब ये 2 0 आ गए तो उसके लिए तो दोनों पार्ट करना नहीं है अपने को, केवल इसको और इसको छोड़ दिया हमने। क्या हो गया, 1 गुणित इसका गुना किया तो x²। क्या हो गया, x + 3। इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो तो समझने के लिए कर रहे थे हम ऐसा। x की घात 2 बराबर से 0 यानी कि 2 शून्य आएंगे, और इससे -3 आएगा। ठीक है, बात अगर समझ में नहीं आई तो हैंड रेस करो फटाफट। इस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अगर ये लेवल अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं कि आपने क्लास पूरी ज्वाइन नहीं की है, प्रैक्टिस की नहीं है, मतलब फिर सीधी बात ये है। अगर ये ऑपरेशन समझ में नहीं आया तो आपने टच ही नहीं किया कि एक क्वेश्चन में बना के देखूं। अगर बना के देखा है तो फिर ये चीज़ें बनना चाहिए। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट है। इसका एक मूल क्या है, एक मूल क्या हो सकता है, वही का वही कॉन्सेप्ट ना। अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो एक जैसी संख्याएं मिल रही मुझे। कैसी, C1 चेंज टू C1 + C2 + C3। सही है क्या, x + a + b + c, x + a + b + c, x + a + b + c, और ये जैसे कि वैसे b x + c a और c a x + b। मैंने पहले कॉलम के जगह लिखा और तीनों को जोड़ दिया, ये आया x + a + b + c, x + a + b + c। कॉमन निकाला तो यहाँ 1 1 आ गया और = 0। भाई इसको अगर आप हल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, इसको हल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। एक तो आ गया x + a + b + c, ये आया, और इसको हल करेंगे तो भी कुछ ना कुछ आएगा। इसके बराबर से 0 या इसके बराबर से 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, -a + b + c, और इससे भी कुछ ना कुछ आएगा। तो हमारा भाई सारे मूल तो पूछे नहीं ना उसने, सारे मूल पूछे क्या, नहीं। एक आ गया तो फिर इसमें काय की माथा बच्ची करें हम, ये आ गया ना एक मूल, भाई 2 आंसर तो हो गए नहीं तो फिर अब हल करना पड़ता है इसको। तो एक ही आंसर है, MCQ है, सिंगल आंसर क्वेश्चन है ये, है ना। तो समझ में आ गई बात। भाई इसको हल करने के बाद में और कुछ आएगा, तो एक मूल तो इससे मिल गया और मेज भी हो गया, तो इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 मूल अगर दिए जाते, 2 मूल अगर दिए जाते तो फिर आगे हल करना पड़ता हमें। ऐसा क्या किया जाए, हल करना है, हमें हल करना है। वही कॉन्सेप्ट है भाई कि इसको हल्का करो, आसान बनाओ। कैसे आसान बनाऊं, इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो यहाँ 3 आएगा,
यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा। फ़ायदा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें से इसको माइनस किया जाए तो यहाँ 6 आ रहा, यहाँ 8 आ रहा, यहाँ 10 आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा, लेकिन एक से तो गायब हो रहा है। देखना, पहले पंक्ति को तो जैसे कि वैसे लिख रहा हूँ मैं। इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर इसमें से इसको घटा दिया और इसमें से भी इसको घटा दिया, ऐसा आ गया। समझ में आई क्या बात सबको? अरे इसमें से इसको घटा दिया और यहाँ लिख दिया, इसमें से इसको घटा दिया और यहाँ लिख दिया, बस। ठीक, 6, 8 और 10। हाँ, अब और कुछ दिखाई दे रहा क्या इसमें? और कुछ दिखाई दे रहा क्या? हाँ, तो आसान बना सकते हैं। इसकी अपेक्षा 3 गुना है तो ये 3 गुना नहीं है, अदरवाइज 0 भी हो सकता था, ये ऐसा नहीं है। और कुछ आसान बनाना है तो बना लो। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। x + 1 2 6, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा यहाँ। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से भी इसको घटा दिया हमने तो यहाँ आ गया 3। इसमें से भी इसको घटा दिया तो यहाँ आ गया 2 और इसमें से भी इसको घटा दिया तो यहाँ आ गया 4। इसमें 2 का गुना करके और इससे घटा देता हूँ मैं। इसमें 2 का गुना करके इससे और घटा देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा? थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें से 2 का गुना करके इससे घटाऊंगा तो 1, 2 का गुना करके घटाएंगे तो 0, ये 0। आसान हो गया। ये 2 0 आ गए तो इसके तहत हम हल करेंगे। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको और इसको छोड़ दिया तो 2 दूनी 4 ऋण 6 बराबर से ऋण 2। ठीक है, जरूरी नहीं है इतना हल करो, जरूरी नहीं इतना हल करो। इसको भी हल करेंगे लेकिन फिर वो उलझेगा क्वेश्चन, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको भी हल कर सकते, लेकिन जब 2 0 आ रहा है आसानी से आ रहा है ना। हमने देखा कि भाई इसमें 2 का गुना करेंगे, इसकी अपेक्षा ये 2 गुना है, इसकी अपेक्षा भी 2 गुना है। इसमें 2 का गुना करके इससे घटा दो तो 2 0 मिल जाएगी ना आपको। तो ये बढ़िया काम हो गया था ऐसा। ठीक है, चलिए आसान बनाओ, ये आपको बताना है। हिंट देखिए, जरूर ABC कॉमन निकल रहा है भैया इसमें से। ABC या A + B + C या ABC। देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा मामला है इसमें क्वेश्चन में, तब तो ऑप्शन ऐसे दिए। ऐसा भी सोचो आप, कॉमन तो निकल रहा है, कॉमन तो निकल रहा, बस कॉमन क्या निकलेगा ये सोचना है आपको। थोड़ा सोचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। इसमें ही कुछ दिख रहा क्या? क्योंकि क्वेश्चन तो उलझा हुआ दिख रहा। क्वेश्चन इतना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, लेकिन है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, है आसान क्वेश्चन। आप सोचिए इसमें कि क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा। इसमें से अगर B को कॉमन निकाल दूं तो B - A बचेगा। इसमें से भी A को कॉमन निकाल दूं तो B - A बच रहा है। इसमें से C को कॉमन निकाल दूं तो B - A बच रहा। कितना बढ़िया काम है, कितना बढ़िया काम है। इसमें मैं B कॉमन निकाल देता हूं तो B - A बचेगा, और इनमें से A को कॉमन निकाल देता हूं तो B - A बचेगा। इसमें से भी C को कॉमन निकाल देता हूं तो B - A बचेगा। है कि नहीं बढ़िया काम? B - C, A - B, C - A। इसमें से C को कॉमन निकाला जाए तो B - A बचेगा। इसमें से B को कॉमन निकाला जाए तो B - A बचेगा, और इसमें से भी A को कॉमन निकाला जाए तो B - A बचेगा। B - A इसमें भी है तो B - A को कॉमन निकाल देता हूं मैं। B - A इसमें भी है तो इसमें से भी B - A को कॉमन निकाल देता हूं तो ये स्क्वायर लग गया। अब देखिए आसान लग रहा कि नहीं लग रहा क्वेश्चन? अभी भी मज़ेदार है। अभी भी देखिए यहाँ पर BAC, BAC, CBA, CBA, कितना बढ़िया ट्रिक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा स्पष्ट दिख रहा। मैं कर रहा हूँ C2 चेंज टू, C2 चेंज टू, इसको बदलना चाह रहा हूँ। कैसा? C2 में
इसको जोड़ देता हूँ मैं C3 को, तो ये खत्म हो जाएगा, और C1 को घटा देता हूँ, तो भैया यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। और किसी भी सारणिक के एक पंक्ति या एक स्तंभ के समस्त अवयव शून्य है तो इसका मान शून्य हो जाता है। ये कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो देखना है, आओ सारणिक को क्या है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सुलझाना है उसको, कि क्या दिख रहा है यार इसमें कुछ ऐसा, भाई जबरन उलझाया रहता ना क्वेश्चन को। अभी आपने कॉमन निकाला तो कितना बिल्कुल बिल्कुल अप्रोचेबल दिख रहा क्वेश्चन, ऐसा लग रहा कि यार कुछ है ही नहीं इसमें। और नहीं तो फिर अगर आप इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो जीरो बन ही नहीं रहा, कहाँ से बनेगा भाई, जीरो बन ही नहीं रहा है ना। तो ऐसा, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट दिखाई दे रहा कि क्या किया जा सकता है इसमें। यहाँ पर BC है लेकिन A नहीं है, यहाँ CA है लेकिन B नहीं है, यहाँ AB है लेकिन C नहीं है, यहाँ ये अलग परेशान कर रहा भाई, 1/A है, 1/B है, 1/C है। क्या किया जाए? अगर मान लिया जाए, देखिए अगर मान लिया जाए कि मैं इसमें A का गुना कर देता हूँ, ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो A से भाग भी देना पड़ेगा। इसमें B का गुना कर देता हूँ तो इसमें B का भाग भी देना पड़ेगा। इसमें C का गुना कर देता हूँ तो C का भी भाग देना पड़ेगा। कहने का मतलब ऊपर A B C आएगा, ऊपर वाले A का गुना इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हट गया, यहाँ पर आ जाएगा 1, B का गुना करेंगे इस पंक्ति में तो, और इसमें C का गुना करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, देखिए। और A का गुना करेंगे तो A क्यूब आ जाएगा, यहाँ B क्यूब आ जाएगा, यहाँ C क्यूब आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा। ठीक है, यही के यही काम होता है। क्वेश्चन दिख रहा है वही के वही काला पीला करो आप और उसको हल करो आगे। देखिए ABC कॉमन निकल रहा, ABC कॉमन निकल रहा इसमें से, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, और ये एक जैसा हो गया ना अब, तो इसका मान 0 होगा। ऐसा इस लेवल पर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया तो पूछो आप, है ना, मैंने यही कर दिया उसको। अगर समझ में नहीं आया तो अलग से करता हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व भी किया हमने, एक्सरसाइज में था ये क्वेश्चन, लेकिन अब उसको MCQ के रूप में देखना है ना, अपने को MCQ के रूप में देखना है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? इस लॉजिक वाला अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, इस लॉजिक वाला क्वेश्चन किया हमने। क्या किया जा सकता? B² + C² है, यहाँ पर B² है और यहाँ C² है, दोनों को जोड़ो और इससे घटा दो तो एक तो शून्य आएगा, एक शून्य आएगा, पहले उसको तो देख ही लो आप। मतलब क्या कर रहे हैं हम, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 + R3। क्यों कर रहा है? सोचने वाली बात यह है, क्यों कर रहा है? क्यों इसलिए कर रहे हैं हम, ताकि ये 0 आ जाए, एक 0 तो मिले हमें, तब तो समझ में आई बात। देखना, इनको दोनों को जोड़ा, इससे घटाया तो 0 आ गया, इनको दोनों को जोड़ा तो C² और A² से A² कैंसिल तो -2C²। इनको दोनों को जोड़ा, A² से A² कैंसिल -2B²। ठीक है, इसको B² ही लिख देता हूँ, C² + A² और B² और C² A² + B²। इतना तो आ ही गया। और कुछ किया जा सकता है क्या? और कुछ किया जा सकता है क्या? बस 2 0 तो आए कम से कम अपने पास, 2 0 तो आए। और नहीं आया तो जबरदस्ती भी मत करो, जबरन भी मत करो, हल करना चालू कर दो। ज़्यादा माथापच्ची मत करो कि क्यों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, रहने दो, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ 0 आ सकता है इसको यूज़ करके, हाँ, और ठीक है, इसको यूज़ करके यहाँ पर भी 0 ला सकते हैं, फिर और भी कुछ मिल सकता है, लेकिन हमें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना है ना। चलिए हल करते, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हम इसमें।
हाँ सृजन बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर C3 चेंज टू C3 माइनस C1 कर दे तब। हाँ हो जाएगा ना, ये यहाँ पर जीरो आ जाएगा ना, ये जीरो आ जाएगा, है ना। यस सर। हाँ कर सकते। अरे ये अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है भाई। होता क्या है कि देखिए, आपने बोला तो सही है, लेकिन उससे फायदा नहीं है बहुत बड़ा। फायदा तब होता है जब लगातार जीरो होते हैं, समझे ना बात को। लगातार जीरो होते तब फायदा होता है। एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, तो उससे इधर है तो उससे फायदा थोड़ी है। क्यों? क्योंकि आपको एक कोई भी रो लेंगे ना तो उसमें 2 जीरो मिलना चाहिए ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, हम हल कर रहे हैं, इसके तहत कर रहे हैं हम इसको हल। इसके तहत देखना -b², इसके तहत करो या इसके लिए करो हल, कोई दिक्कत नहीं, किसी के लिए भी कर लो आप। ये तो जीरो है तो इसको छोड़ दो, इसके लिए हल करेंगे तो ये माइनस की पोजीशन है तो 2c² हो जाएगा। ये हो गया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका गुना इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, b² a² b² प्लस b⁴ ये आ गया। इसका इससे गुना किया, माइनस इसका इससे गुना किया, माइनस c² b², इतना आ गया। फिर -2b², ये इधर नीचे लिख रहा हूँ मैं, -2b² प्लस का आता है, लेकिन ये माइनस लिखा है इसलिए ये लिखा है। यहाँ पर माइनस का आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे किए। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो b² c² माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो -c⁴ और -c² a²। ठीक, अब कैलकुलेशन करो, 2a² b² c² प्लस 2b⁴ c² माइनस 2c⁴ b²। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में लिखो, ज़्यादा अच्छा है। b² c² माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो 2b⁴ c² माइनस माइनस प्लस 2b² c⁴ और माइनस माइनस प्लस 2b² c² a² b² c² है, a² b² c² है। कुछ कैंसिल हो रहा क्या, 2b² c² b⁴ c², ये हो गया। ये कहीं गड़बड़ किया मैंने, हैं, क्योंकि ऐसा तो आ ही नहीं सकता ना। कौन सा था, तीसरी स्टेप थी ये वाली, 2c² c⁴ है ये और b²। आई बात समझ में, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4 a² b² c²। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, इसमें ना उलझे है क्या, दो ही तो स्टेप है इसमें, ये और फिर उसके बाद में, है ना, ये और फिर उसके बाद में। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन में इतना तो काम करना पड़ेगा हमें, है ना, इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान काम है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि भैया हर ऑप्शन में लगभग 1/x + 1/y + 1/z वाला तो मामला यहाँ पर दिख रहा है ना। हाँ, यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर तो है ऐसा, है तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ही इन्होंने काला पीला किया होगा इसमें, 1/x + 1/y + 1/z। और x y z भी दिख रहा भैया, ये x y z भी दिख रहा। ये क्लू मिलते हैं इससे कि जरूर x y z कॉमन निकाला होगा, और दिख भी रहा अगर x y z कॉमन निकाला जाए तो 1/x + 1/y + 1/z वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है। आई बात समझ में, तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन का क्लू मिलता है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। मतलब देखना, इसमें से मैं x को कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें से x को कॉमन निकाल रहा हूँ x, इसमें से y को कॉमन निकाल रहा हूँ, और इसमें से z को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कि निकल ही नहीं रहा कॉमन, क्यों निकाल रहा है भाई। x कॉमन निकला तो यहाँ पर बचा 1 + 1/x, ये 1/1/x, 1/x और 1/x। ठीक, इसमें से y को कॉमन निकाला तो 1/y, 1 + 1/y, ये वाला 1 और इससे 1/y आएगा, और ये 1/y, और ये हो जाएगा 1/z, 1/z और 1 + 1/z।
ये क्लू मिलता है हमें 1/x 1/y, जरूर ऐसा क्वेश्चन कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं इस रो को और इस रो को जोड़ देता हूं और उसको एक जगह लिख देता हूं तो ऐसा आएगा, देखना ऐसा आ जाएगा, हर जगह ऐसा आएगा 1 + 1/x + 1/y + 1/z, 1 + 1/x 1/y 1/z, 1 + 1/x 1/, आ रहा क्या कर रहा हूं मैं, R1 change to R1 + R2 + R3। देखिए x y z कॉमन भी निकाल देता हूं भाई, 1/1 + 1/x + 1/y + 1/z, डायरेक्ट एक स्टेप बचा रहा हूं मैं। फिर से और एक बार, इसको और इसको जोड़ा और यहां पर लिखा तो हर बार ऐसा आएगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और इस रो में से इनको सबको कॉमन निकाल दिया तो यहां पर बचेगा आपके पास 1 1 1, और यहां बचेगा 1/y 1 + 1/y और 1/y, 1/z 1/z और 1 + 1/z। अब 1 1 1 आ गया, यही तो अपना सबसे बड़ा टूल होता है सारणिक का। 1 1 1 आ गया तो मान लो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि 2 0 बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। ये तो लिखा ही है, काय के लिए लिखूं मैं डबल से, है? इसमें से इसको घटा दो और इसमें से भी इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओ और यहाँ लिखो, इसको इसमें से घटाओ और यहीं पर लिखो। देखना 1 1/y 1/z, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 1 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 0 1। बस अब इसको हल करेंगे तो इसके लिए करेंगे हम, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे तो 1 आ गया, -0 तो 1 ही आएगा, इतने का कैलकुलेशन पूरा 1 आएगा और हमारा आंसर ये आएगा, है ना। ये × 1 है ये वाला। नहीं तो परेशान हो जाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे भाई। क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा सा दिया था, आपने उसको उलझा के किया। क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा था हमें कि भाई इसमें से इसको घटा देंगे तो एक 0 यहां मिल जाएगा और एक आध 0 का जुगाड़ कर लेंगे इधर उधर से, है ना, और एक आध 0 का जुगाड़ कर लेंगे, फिर हल करेंगे, हल करते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे, आएगा ही नहीं वो। इसकी हेल्प लो, इसकी हेल्प लो कि भाई जरूर कहीं ना कहीं ऐसा मामला यहाँ पर दिख रहा, बस ऐसा, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही काम होने वाला है, ठीक है ना। टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि भाई MCQ एक बहुत बड़ा टूल होता है और यही आपका सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि आपने चैप्टर कैसा पढ़ा है, चैप्टर जो पढ़ा है वो कैसा पढ़ा, किस लेवल पर पढ़ा है ना। आपने प्रैक्टिस की है तो पूरे MCQ समझ में आए ही हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई MCQ समझ में ना आया हो, ठीक है। और चैप्टर के क्वेश्चन आपने लगा के नहीं देखे, भले क्लास आपने अटेंड की है, सारे क्वेश्चन भी मैंने बताया, अटेंड भी किया है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, न तो मैं न तो दुनिया का कोई भी टीचर। ये वही बात याद रखो आप, है ना। करना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कोई शॉर्टकट नहीं है भैया, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, मेहनत मेहनत और मेहनत, बस मेहनत करना ही है आपको, ठीक है। चलिए, नहीं तो हमें तो एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक मिल गई, ऐसा एक जादू मिल गया, ऐसा ये मिल गया कि बस ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगली क्लास में आप देखिए, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दो भैया, 12th क्लास है, टाइम दो उसमें, ठीक है। बहुत MCQ करेंगे अपन, MCQ इतने करेंगे कि भैया ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन पेपर जब हम देख रहे हैं, अरे ये वाला क्वेश्चन तो ये तो MCQ में किया मैंने, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया है इसमें, तो MCQ बना तो इसको स्टेप बाय स्टेप करके 5 नंबर लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। छोटा मोटा क्वेश्चन थोड़ी है, ये दिख रहा छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। अगर ये हल करने के लिए आएगा तो आपको बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन हमने MCQ में किया उसको, इससे हमें टेक्निक मिल गई, टेक्निक मिल गई तो बन गया ऐसा। तो चलिए अगली क्लास में, लेकिन क्लास छोड़ना नहीं है, क्लास अटेंड करना है, ठीक है, क्लास अटेंड करना है। सुनिए जरा, हैंड रेज करो जरा। हाँ मुरारी बोलिए, समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि आप तो लेट आए ना, आ रहा ना समझ में, लेट आ गए फिर भी आ रहा समझ में, तो बड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ बड़ी बात है,
आदर्श जी सर आ गई है समझ में। समझ में आ रही ना?